एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है 3 महत्वपूर्ण टॉपिक, दिल्ली सल्तनत का उदय, मुगल काल और सूफी एवं भक्ति आंदोलन। इससे सीटेट में खूब प्रश्न पूछते हैं। तो जितने भी सीटेट प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण एनसीईआरटी के आधार पर होगा। तो वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और जहां कुछ भी दिक्कत हो, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करके जाइएगा और ये आपके फ़ायदे के लिए है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इन टॉपिक से कम 5-6 प्रश्न जरूर आ जाता है। तो ये टॉपिक, ये वीडियो जो है आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो है 3 टॉपिक से, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, सूफी संत और भक्ति आंदोलन। और आप देख रहे हैं अलग अलग जगह पर, आप यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, आप फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बंजारों के संदर्भ में और कथनों पर विचार कीजिए। यानी बंजारों के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है बंजारे थे, महत्वपूर्ण बंजारे लोग थे। ये बंजारे लोग जो थे खानाबदोश व्यापारी थे, एक जगह से दूसरे जगह घूम कर जाते थे, घूमते घूमते रहते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि इसी को पकड़ा, अपने बैलगाड़ी वगैरह से जो है गांव-गांव से अनाज वगैरह को अपने शहर तक ढुलवाने का काम किया। जब ये लोग चलते थे तो इसके कारवां को, यानी इस बंजारे के कारवां को कहा जाता था टांडा। ये याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। टांडा यानी बंजारे के कारवां को क्या कहा जाता है? टांडा। तो अब देखिए, ए और बी दोनों गलत नहीं, दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं की नीति क्या थी? देखिए, यहाँ भीतरी सीमाओं से मतलब क्या है कि जो सल्तनत काल में राजघराने की बात होती थी, उसी की बात है भीतरी सीमा। तो भीतरी सीमाओं में क्या होती थी? आंतरिक विद्रोहों पर काबू रखना, उत्तराधिकारी नियुक्ति में पैतृक अधिकारों पर संघर्ष, वनों को काटकर शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी भूमि का सुदृढ़ीकरण, प्रभावशाली नियंत्रण के लिए न्याय चक्र का निर्माण करना। देखिए, दिल्ली सल्तनत में क्या होता था कि अपने पिता के ही राजपाट या फिर कहें कि अपने पिता के ही जो शासन थे उस पर संघर्ष होते थे भाइयों में। उनके जो पुत्र होते थे आपस में वो लोग संघर्ष करते थे, युद्ध करते थे। यानी उत्तराधिकारी नियुक्ति में पैतृक अधिकारों पर संघर्ष था। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कथन ए, हम्पी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। कारण, हम्पी के बंजारों में मूरों मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम, यानी मूर जो थे ये मुस्लिम सौदागर थे। चट्टियों और यूरोपीय व्यापारियों का जमघट लगा रहता था। देखिए, पहले ये हम्पी जो है, हम्पी विजयनगर साम्राज्य में पड़ता था। उस समय हरिहर बुक्का जो थे वो 2 भाई लोग अपना शासन वहाँ से शुरू किए थे। बाद में कृष्णदेव राय जो थे बहुत फेमस, सबसे शक्तिशाली शासक हो गए थे। तो वहाँ जो था ना, क्या था कि हम्पी का जो किला बनाया गया था ना, तो पत्थर को एक दूसरे में गूंथ कर, यानी बिना सीमेंट, उस समय तो सीमेंट था भी नहीं, बिना गारा, बिना मिट्टी के, बिना चुना के, किसी भी तरह से उसको जोड़ा नहीं गया। 2 पत्थरों को क्या किया गया कि जैसे कोई पत्थर का डिजाइन इस तरह है तो उसको इस तरह से इसमें फिट कर दिया। तो क्या हुआ कि वो मजबूती के रूप में बनाया गया और आज भी वो है। और वहाँ जो था हम्पी एक वाणिज्यिक केंद्र बन गया था, सांस्कृतिक गतिविधि बन गया था कि अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जाति के लोग आते रहते थे और जो है एक तरह से व्यापारी भी बन गए थे। तो आप देख रहे हैं कि हम्पी जब वाणिज्यिक और सांस्कृतिक, जब अलग अलग धर्म के व्यापारी आएंगे तो क्या होगा कि वहाँ संस्कृति भी अलग, व्यापारी तो है ही। तो इसमें जो हम्पी के बंजारे में मूरो एक मुस्लिम सौदागर थे। अब देखिए, मुस्लिम हो गया, दूसरा चट्टी जो दक्षिण भारत के व्यापारी थे, यूरोपीय व्यापारी यानी रोमन साम्राज्य, यूरोप से जो व्यापार लोग आते थे, वहाँ जमघट लगा रहता था। तो इस वजह से क्या होता था कि ये और ये दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है। एक दूसरे को क्या कर रहा है? एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1।
अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकारी क्रम चुनें। देखिए ये है दिल्ली के सल्तनत काल के, एक तो जो है आपको ट्रिक बताते हैं, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। देखिए इसी में आपका पूरा सल्तनत काल का वंश है, सांस लो तो गुलाम से गुलाब, तो ये हो गया गुलाम वंश, गुलाम वंश, खी से खिलजी, खिले से खिलजी, तो से तुगलक, तुगलक, सांस से सैयद और लौ से लोधी। ये वंश थे सल्तनत काल पर, दिल्ली सल्तनत पर। अब देखिए इसका क्रम क्या है कि गुलाम वंश, गुलाम वंश आपको इसमें नहीं दिख रहा है। ये जो गुलाम है ना, यही तुर्क लोग थे, ये तुर्क लोग थे, इसको तुर्की भी कहेंगे। तो तुर्क लोग, तो तुर्की पहले, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। देखिए सीटेट कैसे उलझाया आपको, यहाँ गुलाम वंश नहीं दिया है, क्या दिया है? तुर्क वंश दे दिया, तुर्की दे दिया। तो ये तुर्की लोग ही थे गुलाम वंश के संस्थापक, तो इसको ये भी समझना है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था? क्या कारण था? देखिए दिल्ली सल्तनत में क्या होता था कि उस समय अपने संतानों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। ये लोग उत्तराधिकारी के लिए अपने भाई का भी कत्ल कर देते थे, या फिर क्या करते थे, अपने पिता की हत्या करके अपना शासन बागडोर संभाल लेते थे। तो इस वजह से ये शासक लोग, ये राजा लोग, ये सुल्तान लोग क्या करते थे कि जो गरीब गुरबा होता था, जो हष्ट पुष्ट होता था, जैसे मोची हो गया, नाई हो गया, जो एकदम काम करके खाने वाला, कमाने वाला है, मजदूर हो गया, उन सभी को लेकर आते थे और बड़ी सावधानी से इसको ट्रेनिंग देते थे, प्रशिक्षण करते थे, और इसके अंदर जो है देशभक्ति घुसाया जाता था। तो ये लोग उस पर ज़्यादा अब जो आदमी सोचिए कि कहीं पर मोची का काम कर रहा है, कहीं पर नाई का काम कर रहा है, वो आदमी को कोई राजा, कोई सुल्तान उठाकर ले जाए और उसको अपने पुत्र से भी ज़्यादा माने, तो सोचिए कि वो उस कितना भक्तिमय होगा उसके अंदर। तो उसी तरह का था कि दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था कि उन्हें नियंत्रण में रखना आसान था और कम वेतन दिया जा सकता था। वेतन का तो बातें नहीं, वो तो वारिश हो जाता था। सुल्तान और उनके उत्तराधिकारी का उनके जीवन पर स्वामित्व होता था। स्वामित्व, मालिकाना हक जहाँ किया ना, तो वहीं खटपट शुरू हो जाएगा। वे सुल्तान और उसके उत्तराधिकारी को प्रति वफादार होते थे, वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। चूँकि ये गुलाम लोग जब उन पर आश्रित होते थे, अब तो ज़्यादा विश्वसनीय हो जाते थे, भक्ति यानी भक्त बन जाते थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, दीवाने खास व दीवाने आम की वास्तु विशेषताएं कैसे या विचार देती है कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता था? देखिए ये जो है दिल्ली सल्तनत में क्या होता था कि जो है खुले में कहीं पर जो है दीवाने आम और दीवाने खास बनाया जाता था। दीवाने आम में क्या होता था कि राजा जो है ऊंचे पद पर अपना बनवाते थे और जनता बैठी रहती थी। लेकिन दीवाने खास में क्या होते थे, जो खास लोग होते थे, मंत्री वगैरह हो, सगे संबंधी हो, उनका वो लोग मीटिंग करते थे। लेकिन यहाँ पर जो ये बनाया जाता था, तो बनाने का कारण क्या होता था कि जिस तरह मुस्लिम लोग इस्लाम धर्मावली क्या करते हैं कि वो पश्चिम की ओर, यानी कहें कि मक्का की ओर जो है, मक्का मदीने की ओर मुंह करके वो नमाज पढ़ते हैं, तो उसको कहा जाता था किबला। उसको क्या कहा जाता था? ये भी सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पश्चिम की ओर मुंह करके जब नमाज पढ़ा जाता था इस्लाम धर्म के लोग, तो उसको किबला कहा जाता था। तो ये क्या करते थे कि ये पश्चिम, जैसे मान लिया जाए कि हम जो है वो लोग पश्चिम घूमेगा, तो हम पूरब मुँह से बैठे हैं, एकदम पूरा सिंहासन बना के, देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये पूरब की ओर है, राजा का मुंह किधर होगा? पूरब की ओर, राजा का मुंह पूरब की ओर, और ये लोग क्या होंगे? इधर बैठेंगे पश्चिम की ओर। तो ये दर्शाता था क्या कि हम खुदा का उत्तराधिकारी हैं, हम ईश्वर का प्रतिनिधि हैं, ये साबित करने के लिए ऐसा करते थे। अब ऑप्शन पे आते हैं। जनसभा कक्ष मस्जिद के सदृश बनाया गया था। जनसभा कक्ष मस्जिद के सदृश यानी मस्जिद की ओर नहीं, जैसे मस्जिद वो है तो सदृश जो सभा कक्ष होता था। राजा के बैठने का ऊंचा सिंहासन यह दर्शाता था कि वह सबसे ऊपर है। सिंहासन को इस तरह रखा गया था कि मुस्लिम प्रार्थना के समय यह उनके मुंह की दिशा के सामने दिखता था। तो ये सही था,
ये क्या था, सही था, क्योंकि ये डी है नहीं, तो जनसभा का कक्ष जो है मस्जिद के सदृश बनाया गया था। तो आपका आंसर क्या होगा, ए और सी, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद किताब किसने लिखा था? अल-बरूनी, अल-जारनी, अल-इदरिस, अल-दुहैल। ये अल-बरूनी की किताब थी, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। अगला प्रश्न है, कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखक, देखिए तवारीख आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। कथन आर, उसके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। देखिए उस समय के जो सुल्तान के दरबारी कवि लोग होते थे या फिर मुल्ला मौलाना होते थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग कहते थे क्या कि पुरुष का वर्चस्व दिखाया जाता था, यानी लिंग भेद, कहें कि ज़्यादा महिलाओं को तवज्जो नहीं देते थे। उसका मानना था कि पुरुषों का जो है शासन करना जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये जो तवारीख देख रहे हैं ये क्या है, तारीख, तारीख का जो है ये बहुवचन है, ये बहुवचन है। तो इसी में वो लोग क्या करते थे, एक्सप्लेन करते थे, डिटेल करते थे, लेकिन उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। यानी ए सही है, आर क्या है, गलत है, यानी कथन आर गलत है। ए और आर दोनों सही, आर ए ये तो नहीं, ए और आर दोनों सही तो है ही नहीं, ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसे लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। देखिए रजिया ने जो है दिल्ली पर शासन 1236 से 40 के बीच किया था। वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। कहा जाता है कि इल्तुतमिश के जितने भी पुत्र थे, सभी पुत्रों में से रजिया सबसे बुद्धिजीवी था, सबसे ज़्यादा ज्ञानवान थी। तो इस वजह से रजिया ने शासन 1236 से 40 तक किया था। लेकिन कि उस समय ये शिलालेख या अभिलेख में कहीं भी अपना नाम पुरुषों जैसा लिखाया नहीं। वो क्या करती थी कि राज दरबार में पुरुषों जैसे चोगा और कहवा, यानी क्या कहें कि कपड़े लत्ते जो हैं या पहनावा जो है पुरुषों की तरफ पहनावा होकर वो राज दरबार में आती थी। तो ये क्या है, गलत है। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ है। ये पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे, तवारीख क्या है, तारीख का ये प्लुरल था। और ये लोग लिखते थे, ये लोग देखिए, ये लोग को लगता था क्या कि जब ये पुरुष उच्च होते हैं, महिलाएं निम्न होती है, भेदभाव करते थे। तो जो मंत्री वगैरह होते थे ना, तो वो चाहते थे महिला का शासन में रहना पड़ता है। नहीं, तो एक तो जो है मानसिकता, एक पूर्वाग्रह घुसा हुआ था, लेडीज जो है शासन करती है, लेडीज के अंदर लेडीज का बात मानना है। तो ये भी क्या है कि तवारीख, ये वो लोग समझते थे। यानी ये क्या है, कथन बी सही है, ए और बी दोनों सही है। बी ए की सही व्याख्या नहीं, ए और बी दोनों सही तो नहीं है। ए सही है लेकिन ये भी नहीं, क्या ए गलत है परंतु बी सही है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है? खिलजी वंश नहीं, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। अब देखिए एक झलक थोड़ा सा जो है ना, आप लोग को सलाह है कि थोड़ा सा देख लीजिए इसका कार्यकाल। इसमें आप अपना नोट भी कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए सल्तनत काल में जो वंश हुए, ये वंश 4 वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश का शासन था 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश का शासन था 1290 से 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश का शासन था 1320 से 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश का 1414 से 1451 ईस्वी तक। लोधी वंश का 1451 से 1556। यही अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, जिसने बाबर ने उसको हराया और हत्या करके अपना मुगल वंश स्थापित किया था। अब ये 4 क्रमागत जो हैं आपके वंश हो गए। अब आगे देख लेते हैं कि गुलाम वंश के कौन कौन से शासक हुए। तो पहला गुलाम वंश के जो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने 1206 से 1210, ये जो है मोहम्मद गौरी के, ये गौरी का गुलाम था, अपना राजपाट इसको सौंप कर वो चला गया। दूसरा था इल्तुतमिश, उसी की बेटी थी रजिया तीसरा, बलबन 1290 तक। फिर खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश जो आता है, ये खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी 1320 तक। इसके बाद जो है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक
और इसके अंतिम शासक थे नसीरुद्दीन महमूद। इन्होंने शासन किया था ये वंश, तुगलक वंश ने 1320 से लेकर 1414 तक। फिर जो है लोधी वंश, जो अंतिम सुल्तान था ये लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी 1481 से 1489 तक, सिकंदर लोधी 89 से लेकर 1517 तक, और यही इब्राहिम लोधी थे 1517 से 1526 तक। और इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इसी टॉपिक में हम लोग मुगल वंश का भी चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है? उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगल वाले क्षेत्र को पहली बार जीता गया। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक कर पाए। देखिए अंतर्गत प्रशासन में क्या था कि ये वाला जो है दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूरवर्ती प्रांतों पर कठिन था। ये क्या है, सही है, यानी ये कठिन था, बाकी सब क्या था इसके लिए इजी था, ये सब चीज़ था, ये लोग प्रशासन किए थे। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगा के बारे में उनकी 2 कथनों फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। बंदगा का विशेष गुलाम थे। बंदगा एक विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ये बंदगा यानी ये उस समय गुलामों को खरीद फरोख्त किया जाता था और फिर जो है उसको बहुत सावधानी से ट्रेनिंग किया जाता था, देशभक्ति उसके अंदर कूट कूट कर भरवाया जाता था। बंदगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे। ये पूरी तरह मालिकों पर निर्भर नहीं होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे। यानी ये पूरी तरह मालिकों पर निर्भर होते थे लेकिन विश्वास करते थे, तभी तो वो अपना राजपाट भी वारिस चुन लेते थे, न उन पर निर्भर हो सकते थे। तो क्या है, 2 गलत है, यानी फर्स्ट सही और सेकंड गलत। फर्स्ट सही है और सेकंड गलत। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही है? देख लीजिए तवारीख वाला से कितना आया है, बार बार बोल रहे हैं कि ये क्या है, तारीख, जो डेट हम लोग बोलते हैं इसी का क्या है, बहुवचन है। तो ये तवारीख जो दरबारी विद्वान वगैरह होते थे वो लिखते थे और क्या करते थे कि वो अपने राजा को सही सलाह देते थे और उसी तवारीख में ये जिक्र करते थे कि पुरुषों का शासन करना जन्मसिद्ध अधिकार है। लिंग भेद पर भी बताते थे कि महिलाओं को इन चीज़ों से दूर रखा जाए, तो वो सलाह देते थे। तो तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों से ढेर इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई। ये लोग लिखते थे तो इनाम पाने के लिए भी लिखते थे, तो यहाँ नहीं जोड़ दिया है, तो ये क्या हो गया, गलत। ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई नहीं, दिल्ली इसकी भाषा क्या थी, फारसी थी। तो ये भी क्या हो गया, याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा फारसी थी। तवारीख को उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहे। नहीं, ये तवारीख लिखने वाले कहाँ रहते थे, नगर में रहते थे। कहता कि शायद ही नगरों में रहे हों, ये नहीं, नगर में ही रहते थे। तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? देखिए इसी क्वेश्चन में आपको बताए भी थे, क्या होगा, फारसी होगा। तो आपका आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 1 फारसी। अगला प्रश्न है, यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य एवं सक्षम थी? योग्य या सक्षम थी? अलबरूनी, बदायूनी, मिन्हाज-ए-सिराज, जियाउद्दीन बरनी। तो इसका आंसर है मिन्हाज-ए-सिराज। मिन्हाज-ए-सिराज की एक किताब है तबकात-ए-नासिरी, ये याद रख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तबकात-ए-नासिरी के लेखक कौन हैं? तबकात-ए-नासिरी के लेखक मिन्हाज-ए-सिराज। तो इसने अपनी किताब में क्या लिखा कि रजिया, जितने भी भाई थे, जैसे कि बताया कि इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया, और इल्तुतमिश के जितने भी बेटे थे सभी में से योग्य और सक्षम कौन थे? रजिया थी। ये मिन्हाज-ए-सिराज का कहना था। अगला प्रश्न है, एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा यानी गॉड के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। दिल्ली का सुल्तान कौन था?
दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ये क्या करते थे? ये लोग जो बताए कि दीवाने आम एवं दीवाने खास जो बनवाते थे, पूर्व की ओर बैठने के लिए बनाते थे, और पश्चिम की ओर जो है वो लोग कोई भी जो फरियादी होते थे बैठते थे, ताकि उसको फील हो कि ये खुदा है। तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है? और ये संस्कृत प्रशस्ति भी अलाउद्दीन खिलजी की पाई गई है, अलाउद्दीन खिलजी। और उसी में जो है बताया गया कि मोसिस तथा सोलोमन एक तरह का जो है गॉड है, अल्लाह है, अल्लाह का रूप है, उसी तरह उसको दर्शाया गया है, संस्कृत में लिखा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, रहट, चरखे एवं अग्नेय शास्त्रों का आविष्कार डैश काल में हुआ था? देखिए, रहट, चरखा तो जानते हैं, अग्नेय शास्त्र जिसको हम लोग मिसाइल कहते हैं, अग्नेय शास्त्र, तोप का आविष्कार जो है उसी समय से होना शुरू हो गया था। रहट जो होता था ना, ये किसान के लिए सिंचाई का एक यंत्र था। आप पिक्चर में देख रहे होंगे अच्छे से, सिंचाई का एक जो है यंत्र था। ये बड़ा टेक्नोलॉजी था उस समय कि सिंचाई करना है। आप देख रहे हैं ये क्या होता था कि ये एक चक्का रहता था, उसमें बाल्टी वगैरह ये लगा हुआ है, और इसको जो है ना व्हील से चक्कर, जिस तरह आप लोग देखे होंगे कि एक दांत वाला ऑक्सा से जोड़ा गया। अब बैल उसको घुमाता था, तो ये घुमाने के बाद बैल का रास्ता ये वाला था, जो कि अंदर अंदर से ही उसको जोड़ता था। ये घूमता था, ये घूमता था, बैल घूमने पर ये घूमा, चक्का क्या किया, इसके पुल्ली को घुमाया, यानी पुल्ली जो है इसको, इसके चक्के को घुमाया, इस पर बाल्टी लगाओ। अब सोचिए कि ये क्या होगा कि जब ये इधर से घूमेगा, ये चक्का इधर से जैसे ही घूमेगा तो पानी में निचला वाला डूबेगा तो पानी लेकर आएगा, तो पानी यहाँ पर भरा हुआ, जैसे लाया पानी क्या होगा, यहाँ फेंका गया। तो इसी को कहा गया क्या? रहट जो है ये मध्यकाल में हुआ था। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक, नहीं MBT शॉर्ट में इसको कह सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, देखिए ये गैरिसन शहर बनाने के लिए फेमस थे। जो लोग थे वहाँ पर अपने सैनिकों की छावनी के लिए जो है वहाँ पर दौलताबाद बना लिया था। तो इसके बारे में ये क्या था कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। क्यों? क्योंकि अपने साम्राज्य को प्रभावित तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। उत्तरी भाग से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था, प्राप्त राजस्व की तो बात नहीं थी, मंगोल से बचने के लिए ये भी नहीं, दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए ये भी नहीं। क्या था कि वो दौलताबाद केंद्र में था, सेंटर में था। वो चाहता था कि हम अपने शासन प्रशासन का देखभाल जो है केंद्र से अच्छे से कर पाएँ, इसलिए दौलताबाद ले गए थे। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके बारे में 2-3 प्रश्न आपको अच्छे से करवा दिए थे कि कौन लोग थे और जो लोग वो जाते थे कारवां में तो वो क्या कहलाते थे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जो भी आंसर है आपका। मोहम्मद बिन तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है, या बलबन है, फिरोज शाह तुगलक है, तो नाम जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देकर उसका नंबर जरूर लिखिएगा, हम समझ जाएंगे। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में डैश स्थित है? कीरा मुखिया, कीरा जो है एक जनजाति होते थे, वे लोग शासन किए थे कहाँ पर? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, झारखंड बिहार। तो ये कहाँ था? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कीरा मुखियाओं ने। अगला प्रश्न, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, सम्राट शाहजहां के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम में पौराणिक देवता ऑर्फियस को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और वह शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। देखिए पहले यहाँ पर आप पिक्चर देखिए कि कितना बढ़िया ये जो मयूर पंख लगा हुआ है, मयूर जैसा, इसके पीछे ऑर्फियस देवता था। ये यूनान का देवता था ऑर्फियस। और ऑर्फियस के बारे में कहा जाता था कि भयंकर से भयंकर जानवर हैं, इनके संगीत को सुनकर जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे और वो फिर एक साथ, कोई भी जानवर है एक साथ जो है सभी जानवर मिलकर रहते थे। इनका ये मानना था, क्या वो ऑर्फियस देवता का ये गुण था यूनान में। अभी भी ऑर्फियस देवता टाइप कीजिएगा, यूनान का आएगा,
और उसका कुछ विशेषता आएगा, उसमें एक विशेषता था। तो ये शाहजहाँ लोग भी क्या करते थे, जो मुगल सम्राट थे शाहजहाँ, वो लोग इस तरह, वो जो है इस तरह का सिंहासन बनाते थे और सोचते थे कि सामने जो जनता है, शासन है, प्रशासन है, मंत्री है, हम एक देवता की तरह, ऑर्फियस की तरह हैं, सबको बांध कर हम रख पाएँ, ये मनसा से। तो यानी कथन क्या है, सही है। कथन बी भी है, शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण एक ऐसी दुनिया के निर्माण को सूचित करता था जहाँ सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। सभी सद्भाव के साथ रहने का बाद जो है वो अकबर से शुरू होता है। तो ये कथन भी क्या है, गलत है। तो यानी ए सही है लेकिन बी गलत है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्य को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। औरंगजेब द्वारा जारी किए गए फरमान ने स्वीकृत किया क्या क्या? 2 कथन है। ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार, यह औरंगजेब के समय ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बिना टैक्स के व्यापार करने का इजाज़त मिल गया था। तो ये कथन क्या है, सही है। निजी व्यापारियों को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार, निजी व्यक्ति को नहीं, कोई व्यक्ति था, कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता, उसको टैक्स लगता था, लेकिन कंपनी को टैक्स नहीं लगता था। अब सोचिए कि कंपनी यदि व्यापार करे और उसको टैक्स नहीं लगे तो उसका माल क्या हो जाता था, सस्ता हो जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो व्यक्तिगत व्यापार करते थे, निजी व्यापार करते थे, तो उनको टैक्स देना पड़ता था, उसका सामान महंगा हो जाता था, जिसके कारण क्या हो गया, कंपनी जो है बूम कर गया, कंपनी जो है विकसित हो गया। और जो धीरे धीरे निजी व्यापारी लोग थे, छोटे छोटे व्यापार लोग थे, ये लोग व्यापारी लोग क्या हो गए, धीरे धीरे खत्म हो गए। तो यानी केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों ही नहीं, यानी क्या है, केवल ए, यानी ये क्या हो गया, गलत। व्यापारी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार नहीं था। अगला प्रश्न है, मुगल अपने मंगोलों से संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशीय संबद्धता पर ज्यादा बल महत्व देते थे, क्योंकि देखिए थोड़ा सा मुगल के बारे में जान लेते हैं कि मुगल जो थे, मुगल 2 महान वंशों के वंशज थे। 2 मुगल वंश क्या था कि माता के तरफ से चंगेज खां, माता के तरफ से क्या थे, कौन थे, चंगेज खां। ये चंगेज खां के वंशज थे। चंगेज खां जो देखिएगा कैसे ये जुड़ा हुआ था, ये था क्या, ये शासक थे चीन और मध्य एशिया के, यानी एक तरह से कहें कि ये मंगोलिया से। और पिता जो थे, ये पिता तैमूर लंग थे, ये पिता तैमूर ये शासक थे ईरान, इराक और तुर्की से, ये तुर्की से। तो इसमें क्या है कि ये चंगेज खां, जो इसकी मेमोरी जुड़ी हुई थी, यादें जुड़ी हुई थी हजारों नरसंहार से जुड़ी हुई थी। तो इसलिए ये लोग वंशज लोग चाहते थे क्या, मेरा पहचान इस हजारों नरसंहार से नहीं हो, इसलिए ये तैमूर वंश से ज़्यादा इफेक्टिव होते थे। हालांकि इतिहासकार उसको मुगल कह दिए, बाद में उसी मंगोल से बना हुआ है, मंगोलिया से बना है मुगल। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, मुगल अपने मंगोलों से संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशी संबद्धता पर ज़्यादा बल या महत्व देते थे, क्योंकि वे अपनी पितृवंश संबद्धता को वरीयता देना चाहते थे। तैमूर वंशियों ने मंगोल को हराया था, मंगोल उज्बेकों से संबंधित था, तैमूर वंशज कवियों और चित्रकारों को संरक्षण देते थे। देखिए इसमें क्या है कि ये जो मंगोल थे, मंगोल जो थे ये उज्बेकों से संबंधित, यानी यही मध्य एशिया से संबंधित थे, जिसके वजह से वही सब कहानी था। ये क्या है कि इसलिए क्योंकि मंगोल उज्बेकों से संबंधित थे और इसकी हजारों नरसंहार से जुड़ी हुई यादें थी, इसलिए जो है वो अपनी संबद्धता किससे देते थे, तैमूर वंशी पर ज़्यादा देते थे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, मुगलों द्वारा अपने मनसबदारों को अलग अलग परिवेश से नियुक्त करने का कारण था। देखिए ये मनसबदार क्या होता था, मनसब का शाब्दिक अर्थ होता था कोई पद या सरकारी हैसियत। तो मनसब उसको बनाए जाते थे जो अपना सैनिक रखे, घोड़ा रखे, नहीं तो और उस क्षेत्र को देखे, युद्ध में वो साथ दे। तो मनसब जो होता था औकात के हिसाब से, हैसियत के हिसाब से बनाया जाता था। तो लोग क्या करते थे, मनसब जिसके पास जितने घोड़ा, जितने सैनिक होते थे उसके हिसाब से। लेकिन शुरू में क्या होता था कि चलो भाई ये घोड़ा दिखाने पर अपना पद बढ़ेगा, तो 2-4 गो मनसब लोग मिल जाते थे। जब वो राजा जांच में आते थे
क्या करते थे, इसका घोड़ा उसका घोड़ा सबका मिलाकर एक जगह कर दिए, देखा अरे भाई इसके पास तो 5000 घोड़ा है, तो उसको ज़्यादा मनसब दे देते थे, ज़्यादा हैसियत या ज़्यादा पद दे देते थे। इस तरह सब लोग करते थे। तो बाद में राजाओं को जब भनक लग जाती थी तो क्या करने लगे कि घोड़ों को दगवाना शुरू कर दिया, या कोई निशान देना शुरू कर दिया, या मोहर लगाना शुरू कर दिया कि तुम्हारा घोड़ा यदि 50 है या 5000 है तो यही मोहर आपका रहेगा। ये पहचान बन गया, आप दूसरा घोड़ा को मिक्स नहीं कर पाता था। तो ये कहलाता था क्या कि मनसब। अब ये मनसब क्या था कि मुगलों द्वारा अपने मनसबदारों को अलग अलग, क्योंकि इसलिए वो लोग मनसब करते थे कि जब मुगल काल का, मुगल लोगों का, मुगल शासकों का साम्राज्य पूरा विस्तार हुआ। अब सोचिए कि इतने बड़े हमारे देश हैं, तो क्या कोई एक केंद्र में बैठ के शासन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो क्या करते थे, शासन के हिसाब से साम्राज्य बढ़ा तो भाई चलो बंगाल के क्षेत्र को जीत लिए, चलो झारखंड के क्षेत्र को जीत लिए, या फिर कोई तमिल के क्षेत्र को जीत लिया, तो क्या करेगा, वहाँ के लोगों को मनसबदार बनाया जाता था। तो ये चीज़ें थी। मनसबदार और प्रजा में भाषाई रुकावटों को कम करने के लिए ये मुद्दा नहीं था। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजाति वर्गों को सेवा में संयोजित करने लगे थे। शुरू में जो मनसबदार होते थे ना, अभिजाति वर्ग में तुर्की लोग आते थे, तो इसी तुर्की लोगों को मनसबदार बनाए जाते थे। लेकिन बाद में जो है फिर यही हमारे मानसिंह वगैरह भी मनसबदार बन गए थे। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तटबाग। ये मुगल साम्राज्य में क्या होते थे, नदी के किनारे जो है बाग वगैरह बनाया जाता था, बहुत बढ़िया, राजा घूमने टहलने एक्सरसाइज करने के लिए, या फिर मतलब एकांत में शुद्ध हवा लेने के लिए। तो इसी को कहा गया नदी तट बाग। डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था और बाग इसके, यानी मकबरा एक चबूतरे पर था, उत्तर तरफ में मकबरा बनाया जाता था और दक्षिण तरफ जो होता था वो क्या होता था, बाग बनाया जाता था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थी? ज्येष्ठाधिकार का नियम। ज्येष्ठाधिकार का नियम क्या होता था कि बड़े, जो सबसे बड़े पुत्र होते थे उसको अधिकार के रूप में देना कहलाता था ज्येष्ठाधिकार का नियम। दूसरा था सहदायाद का नियम, जहां उत्तराधिकारियों का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच में कर दिया जाता था। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, जहां जो पुत्र विजेता बनकर उभरता था वह गद्दी का उत्तराधिकारी हो जाता था। चौथा था पक्षपात, जहां पसंदीदा पुत्र गद्दी का उत्तराधिकारी हो जाता था। नहीं, उसमें क्या था, सहदायाद का नियम था, यानी कोई राजा है, उसका 4 पुत्र था, तो चारों पुत्रों को उसका राज्य का बंटवारा कर दिया था कि फलना जगह पर ये शासन करेगा, चिल्ला जगह पर ये शासन करेगा। तो ये नियम था। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी? देखिए, ये शाहजहानाबाद जो बसाया गया था, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। सबके लिए आवागमन और जल उपलब्ध कराना, राजमहल को ही नदी पर पहुंच का नियंत्रण देना, अभिजात मतलब जो एलिट ग्रुप होता था, जो राजकुमार या राजा रजवाड़ा से संबंधित लोग होते थे उसको कहा जाता था एलिट ग्रुप्स या अभिजात वर्ग, को नदी किनारे पहुंच देना, किलाबंदी और महल क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करना। इसका मेन वजह था क्या, ऑप्शन नंबर 2, राजमहल को ही नदी पर पहुंच का नियंत्रण देना। राजमहल को नदी पर पहुंच का नियंत्रण, यानी अब नदी है तो नदी जो है, जो पानी वगैरह बाग जो बनाया जाता था उस समय शाहजहानाबाद की योजना में यमुना क्या भूमिका थी कि पानी वगैरह को जो है ना उसके बाग से पार करवाया जाता नहर करके, जो कि बहुत आकर्षक लगता था। यानी राजमहल को ही नदी पर पहुंच का नियंत्रण देना। अब राजमहल जो नदी पर डायरेक्ट पहुंच गया कि भाई राजमहल के लोग हो गए, सैनिक हो गए, राजा हो गए, नदी पर डायरेक्ट पहुंचने के उद्देश्य से बनाया जाता था। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि? देखिए, इसी सर्वत्र शांति को कहा गया सुलह-ए-कुल। सुलह-ए-कुल ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। सुलह-ए-कुल जो सर्वत्र शांति था, यानी सर्वधर्म संभाव था। सर्वधर्म संभाव इसलिए इसको करना पड़ रहा था क्योंकि इसका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था और साम्राज्य जो था विविधताओं से, इसका दरबार खुद भी विविधताओं से भरा हुआ था। ईरानी, इराकी, तुर्क, इसके अलावे जो यहाँ के शासक थे, यहाँ के जो राजा रजवाड़े थे, राजपूत वंश के लोग थे, वो धीरे धीरे मुगल के अधीन हो गए। मुगल दरबार में जाकर इन लोगों ने मनसब भी प्राप्त किया और अपने सगे संबंधी भी बनाए।
यानी जहाँ के जो थे राजा रजवाड़े, अपने बहन का या बेटी का, पुत्री का शादी अकबर के साथ कर दिया गया। तो यहाँ पर विविधता था, इस वजह से उसे विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी। वह धर्म और धर्म मुखियाओं पर नियंत्रण करना चाहता था, वह राजनीतिक संघर्ष समाप्त करना चाहता था, वह अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाना चाहता था। क्या था? उसे विभिन्न धर्म और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी। इस वजह से जो है सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार था केंद्रीकृत प्रशासनिक नीति और संवाद का नियंत्रण, सैनिक अभियान और युद्धों द्वारा विस्तारीकरण की नीति, भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था, आसपास के क्षेत्रों से मित्रता और वैवाहिक संबंध। मुगल साम्राज्य का स्थिरता का कारण क्या था? मेन वजह था भूमि कर, यानी उसको टैक्स बराबर मिल रहा था और टैक्स के लिए ना एक व्यवस्था अलग बना लिया था ये लोग। अकबर का जो राजस्व विभाग का अधिकारी था वो टोडरमल था, वो जो है पूरे साल का एक तरह से 10 साल का 10 साला पद्धति दिया था। 10 साल में उसके किसी भी पर्सनल व्यक्ति का ज़मीन का रिकॉर्ड निकाला और देखा कि इससे कितना इनकम होता, और एक तरह से 10 साला पद्धति दिया था। तो ये भूमि कर था, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कथन ए, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल यानी सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। देखिए सुलह ए कुल बोल रहे थे, ये क्या है? सर्वत्र शांति। ये शुरू किए थे अकबर, और अकबर, जहांगीर, शाहजहां भी उसके कदम पर चल रहे थे। तो ये कथन क्या है? ए। कथन ए सही है। कथन बी, विभिन्न धर्म से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मानवता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। नहीं, ये भी उसका सही है। कारण है क्या कि देखिएगा कि जो धर्म को ज़्यादा, इंसान से ज़्यादा तवज्जो देता है वो धर्म के प्रति कट्टर हो जाते हैं, अपने धर्म में आस्था बहुत ज़्यादा हो जाता है, दूसरे के धर्मों को वो नकारात्मक रूप से देखने लगता है, दूसरे धर्म के लोगों को वो नकारात्मक रूप से देखने लगता है। तो जो धर्म में विश्वास, अपने विचार, यानी क्या हुआ कि विद्वान धार्मिक रीति रिवाज और मतौंधता आँख कान मूंद के सोचने लगता है कि मेरा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो कट्टर हो जाते हैं। तो ये भी कथन सही है, यानी ए और बी दोनों सही है, और ए कारण बी है, ए का कारण बी है, ए का कारण इसलिए है बी। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए आईने अकबरी जो है अबुल फजल ने लिखा था। ये जितने भी अकबर के दरबार में रहते थे, हालांकि इन्होंने इसके पूर्वजों का भी इतिहास लिखा था। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया। यह मिर्जा हकीम द्वारा लिखी गई है, जो अकबर के दरबार में से एक था, मिर्जा हकीम नहीं, अबुल फजल। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों से पहली जिल्द है। आईने अकबरी पहली जिल्द नहीं है, ये शायद तीसरी जिल्द है, तो ये भी गलत हो गया। ये क्या था कि यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? यानी पंचवाणी और बीजक जो है ये कबीर से जुड़ा हुआ, याद रखिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुगल चारवाक का एक स्थल नहीं है? देखिए मुगल चारवाक बनाते थे, कहीं पर जो है इस तरह का बाग बनाए जाते थे, और इसमें जो है चौखुट टाइप का रहता था, जो दोनों तरफ से रास्ता रहता था, इसको कहा जाता था चारबाग। तो मुगल चारबाग, हुमायूं का मकबरा चारबाग से संबंधित है, इस्लाम मस्जिद, शालीमार बाग, लाल महल बाड़ी, ये जो है चारबाग से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायक करता है, अपराध के दर को नियंत्रित करना आवश्यक था, ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर शांति का प्रतीक है, राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता था। देखिए ये जो दीवाने आम जो बनाते थे, ये बनाए थे शाहजहां का, इसलिए था कि उनका सोचना था कि यदि प्रजा में संतोष होगा, प्रजा सुखी होगा, प्रजा यदि संतुष्ट होंगे तो हम शासन बेहतर कर सकते हैं, शासन में सहायक करता है। तो
आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, यानी मुगल काल जो बिल्डिंग वगैरह बनाए जाते थे इसका किसका मिश्रण है? तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का, अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का। ये क्या था? फारसी व भारतीय शैलियों का था इसका मुगल वास्तुशिल्प। देखिए ये तो था सल्तनत और आपका मुगल। अब देख लेते हैं थोड़ा सा सूफी और भक्ति आंदोलन, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपको इस तरह से पूछ दिया जाता है ना, आप समझते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, कभी पढ़े नहीं हैं, या पढ़े हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता, जिसके वजह से आपका प्रश्न दुविधा में गलत हो जाता है। तो अब हम लोग सूफी और भक्ति आंदोलन देख लेते हैं, जो इसी दौर में सल्तनत काल और मुगल दौर में जो है ये जो है वर्चस्व इसका बढ़ गया था। तो अगला प्रश्न है, सही मिलान करें, सही मिलान करें। देखिए ये ईदगाह, दरगाह, कुलह, कुल देशेक, खानका। तो ईदगाह जो था ये ईदगाह था खुला प्रार्थना स्थल, दरगाह जो था ये था संत का मकबरा, कुल देशेक जो था ये था ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता था, कुल देशेक, और खानका जो था ये खुला प्रार्थना स्थल, सॉरी ये तो हो गया, ये सूफी संतों के लिए विश्राम घर, खानका। यानी ईदगाह जो था ये खुला प्रार्थना स्थल था, लोग वहाँ आते थे, प्रार्थना वगैरह करते थे। दूसरा था दरगाह, दरगाह जो था ये संत का मकबरा था, संत लोग जब मरते थे तो वहाँ मकबरा बनाया जाता था, तो ये दरगाह, अभी भी दरगाह पर लोग चादर वगैरह चढ़ाए जाते हैं। कुल देशेक जो है ऐसा रास्ता था, कभी कभी क्या होता था कि हम लोग जब शुरू में बाज़ार में रहना शुरू किए थे ना, तो कभी कभी साइकिल से मन हुआ क्या चलते हैं, देखते हैं कहाँ कौन रास्ता कौन सा रोड जाती है। तो कभी कभी क्या होता था कि हम लोग नए गली में घुसते थे, घुसते किसी दूसरे रोड से मिले, दूसरे सड़क से मिले, तो वो कहा जा सकता है। लेकिन क्या होता था, कभी कभी गए, अब अंतिम घर वही है, अब वहाँ से आगे जा ही नहीं सकते, पीछे मुड़ना पड़ता था, तो उसी को कहा जाता था कुल देशेक, यानी जहाँ ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता था। और खानका जो था ये सूफी संतों के लिए विश्राम घर था, वो लोग विश्राम वगैरह करते थे। यानी फर्स्ट का सी देखिए ये वाला बहुत आसान होता है, यदि आप एक टू भी जानते हैं ना तो फर्स्ट का सी एक ही में है तो ये पूरा होगा, उसी तरह मिला लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भक्ति के विशेष रूपक निम्नलिखित थे, यानी उस समय भक्ति के जो विशेष रूप थे वो क्या थे? कोई भी किसी भी जाति का, लिंग का, अमीर गरीब व्यक्ति भक्ति का अनुसरण कर सकता था, केवल ब्राह्मण ही भक्ति के मार्ग का अनुसरण कर सकते थे, देवता या देवी के समक्ष समर्पण पर जोर देते थे, विस्तृत बलिदानों और यज्ञों के प्रदर्शन पर जोर देते थे। ये क्या है कि ए और डी सही है, ए और डी सही है, यानी कोई भी किसी भी, उस समय जो मध्यकाल में भक्ति का स्वरूप था, उस समय सूफी लोग क्या करते थे, अपना अल्लाह के याद में खोए रहते थे, बलिदान देते थे, भूखे प्यासे रहते थे, उसके धुन में नाचते गाते रहते थे। उसी तरह जो हिंदू संत लोग थे वो भी उसी तरह का एक फंडा अपनाते थे। तो इसी को क्या क्या, और कोई बाध्यता नहीं था, इसीलिए देखिएगा उस समय, उसके पहले ज़रूर था ब्राह्मणवाद, यानी जो है आपका यानी जो हिंदू धर्म कहें या कहें कि एक तरह से क्या कहें, सनातन धर्म पर किसी एक जाति का वर्चस्व था, लेकिन मध्यकाल आते आते जो है ये वर्चस्व खत्म हो गया। और इसी मध्यकाल में जो है जैसे छोटे छोटे जाति के लोग बड़े बड़े संत हुए, जैसे रविदास हो गए, कबीरदास हो गए, ये लोग बहुत तुकाराम हो गए, ये सब फेमस हुए इस समय। तो इसलिए इसमें क्या था, कोई भी किसी भी जाति का, लिंग का या अमीर गरीब व्यक्ति भक्ति का अनुसरण कर सकता था, ये सही था। केवल ब्राह्मण ही भक्ति के मार्ग का अनुसरण करते थे ऐसा नहीं था उस समय मध्यकाल। इसके पहले प्राचीन काल में था, देवता या देवी के समक्ष समर्पण पर जोर देते थे, वो कोई देवी देवता या मूर्ति के सामने समर्पण नहीं देते थे, विस्तृत बलिदान और यज्ञों के प्रदर्शन पर जोर देता था। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ए और डी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई है, डैश भाषा में, अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, वह बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे तथा शिव और विष्णु के सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे, उपरोक्त विशेषता किससे संबंधित है? नैनार और अलवार,
शंकर और रामानुज, अल्लामा प्रभु एवं अक्का महादेवी, सिद्ध और योगी। ये जो था दक्षिण भारत में नैनार और अलवार पंथ के लोग धार्मिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे उस समय। ये लोग जो था विष्णु और शिव को ज़्यादा तवज्जो देते थे और ये बौद्ध और जैन को नहीं देते थे। तो बौद्ध और जैन को नहीं देते थे कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये लोग ये इसके आलोचक भी थे, आलोचना भी करते थे और शिव और विष्णु के क्या थे, ये लोग सच्चे समर्थक थे। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, 8वीं और 18वीं सदी के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में साझी वास्तुकला शैलियाँ पाई जाती है क्योंकि बड़े साम्राज्य द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को साथ लाना और परिणाम स्वरूप उनकी आकार और शैलियों का परस्पर संकरण होना, संक्रमण द्वारा शानदार रचनाओं का शक्तिशाली साम्राज्य में पुनरावृत्ति की आवश्यकता पैदा करना, सम्राट विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए अपनी वास्तुकला का प्रसार करना चाहते थे, अपनी स्वामी भक्ति को प्रकट करने के लिए छोटे राजाओं द्वारा बड़े साम्राज्य की शैलियों को अपनाई गई, ये मान लेते। तो इसमें क्या था, 8वीं शताब्दी के बीच में क्या था कि संक्रमण द्वारा शानदार रचनाओं का शक्तिशाली साम्राज्य में पुनरावृत्ति की आवश्यकता पैदा करना था। संक्रमण उस समय क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे। आक्रमण करने के कारण क्या हो रहा था कि जो पुराने धरोहर थे, पुराने राजाओं के धरोहर थे, उसको नस्तनाबूद कर दिया जाता था। तो अब ये साम्राज्य जब बनने लगा तो क्या हुआ कि इन शैलियों को फिर से बनाने की ज़रूरत पड़ गई थी, यही था। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित का सुमेलित, एक तरफ जो है ये नृत्य शैली है और दूसरी तरफ राज्य है। तो कथक कहाँ का था? कथक है आपका उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। कथकली जो है ये आपका केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो इस तरह मिला लीजिएगा, देखिए किस में है। यानी एक याद ये भी रख सकते हैं कि अंधाक है कच्चीपुड़ी, तो आंध्र प्रदेश हो गया, यानी डी का 4। तो इसमें ऑप्शन में डी का 4 2 में है, एक इसमें और एक इसमें भी। एक कोई और जान रहा है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, तो उस तरह से मैच कर लीजिएगा, इसका आंसर जो भी हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? गुरुमुखी लिपि, ये गुरु अंगद जो थे गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक थे एक तरह से। जो आपका गुरुमुखी लिपि जो सिख लोगों के गुरुमुखी लिपि थे, ये गुरु अंगद ने ही जो गुरु नानक के जो वक्तव्य थे, वचन थे, उसको संकलित किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया था? देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको हम बताए थे, इसका आंसर भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर लिखिएगा, जो भी है, कबीर है, मीराबाई है या गुरु नानक है, रविदास, एक लिखकर जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया था? विशिष्टाद्वैत जो थे ये रामानुज का था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वीर शैव, इसमें विट्ठल की पूजा पर बल दिया गया, ये नहीं। यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिए, ये सही। ये कथन क्या है? गलत है कि जो दक्षिण भारत में ब्राह्मणवादी विचार थे, जो कि एक तरह से छोटी जाति और नारी के लिए विरोधी थे, उनके विचारों को इन्होंने क्या किया था कि आलोचना किया था। पेरियार उन्हीं में से एक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है। खानकाह वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, एक विशेष प्रकार का गाना, नाम का गुणगान करना, नीति कथाओं पर चर्चा करना। वो क्या था? वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे उसको कहा जाता था खानकाह। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1।
अगला प्रश्न हैंगियोग्राफी संबंधित है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये एनसीईआरटी में ही मिलेगा। हैंगियोग्राफी संबंधित है संत की जीवनी लेखन से। लेकिन जब आप इस प्रश्न के ऑप्शन को देखिएगा तो सी-टेट इसका आंसर एक रखा है, लेकिन इसके ऑप्शन को देखिएगा तो क्या है, संत की जीवनी लेखन से, शासन के आत्मकथा लेखन से। यहाँ शासन हो गया तो ये अलग है, संत के आत्मकथा लेखन से, शासन के जीवनी लेखन से। अब देखिए ये जीवनी शासन से हट गया, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों में क्या है कि कुछ न कुछ समानता है, संत की जीवनी लेखन से और संत के आत्मकथा लेखन से। अब दोनों में क्या अंतर है, संत की जीवनी। अब देखिए किसी, मान लीजिए कि आप संत हैं, आपके बारे में जीवनी कोई लिख सकता है, कोई लिख सकता है, तो वो कहलाता था हैंगियोग्राफी। लेकिन आत्मकथा में क्या होता था कि आप एक संत हैं, आप अपने बारे में लिखते थे, अपनी आप बीती लिखते थे, तो उसको कहते हैं आत्मकथा। तो यहाँ पर जीवनी लेखन से है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से, असमिया से, उड़िया से, मैथिली से। ये नाथ संप्रदाय जो थे ये बंगाली से है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ? नहीं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन भी है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बंगाल में प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे, समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए, परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें अच्छे कर्म किए हैं। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, यानी अपने शक्ति का प्रदर्शन करने और अपने आप को धर्म में खो देने का, एक तरह से धर्म में अपने आप को जो है ना न्यौछावर कर देने से संबंधित था। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता था, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता था? दरगाह, नहीं दरगाह कहा जाता था। तो ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो। 3 टॉपिक से, दिल्ली सल्तनत काल, मुगल काल और सूफी एवं भक्ति आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सी-टेट प्रीवियस ईयर और उसका संपूर्ण विश्लेषण एनसीईआरटी के आधार पर। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हो और 21 जनवरी 2024 को जो होने वाला सी-टेट का एग्ज़ाम है वो आपके लिए रामबाण साबित हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन एक बात फिर कहेंगे, यदि आप सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।